आज आप लोगों के लिए स्टेट का जो है प्रैक्टिस सेट लाए हैं 29 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए इसको देर ना करते हुए इसको प्रैक्टिस लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि प्रश्नोत्तर विधि को सफल बनाने के लिए निम्न में से किस बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए। देख लीजिए, हर प्रश्न अगले प्रश्न से संबंधित होना चाहिए, ये सही है। छात्रों को भी कक्षा में प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ये भी सही है। ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए जिसका उत्तर हाँ या ना में हो, तो ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आगमन विधि छोटे बच्चे एवं मंद सभी छात्रों के लिए उपयुक्त है क्योंकि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें छात्र आरंभ से अंत तक रुचि नहीं खोते हैं। जब आगमन विधि से अगर कक्षा को पढ़ाया जाए, उसमें शिक्षक लिया जाए आगमन विधि से, तो सभी छात्र है जो रुचिकार बन के पढ़ते हैं, अंत तक उसकी रुचि में कमी नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा काम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे पहले किया जाता है। तो ये किया जाता है उद्देश्यों का निर्धारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उद्देश्यों का निर्धारण। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे पहले उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र का निर्माता किसे कहा जा सकता है। तो राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है अध्यापक को, क्योंकि आज हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े हस्तियां हैं वो सभी एक टीचर से पढ़ के ही ऊंचे लेवल तक गए हैं और अपने देश की सेवा में योगदान दे रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या फिर हमारे सैनिक हो, तो सभी अध्यापक से होकर गुजरते हैं। तो राष्ट्र निर्माता में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। अगला क्वेश्चन है शिक्षण कार्य तब तक उत्तम नहीं होगा जब तक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, छात्रों और अध्यापकों के बीच जानने और बताने के लिए निकट संपर्क ना हो तो उत्तम वह शिक्षण नहीं होगा। मतलब विद्यालय में बालक अर्थात छात्र एवं अध्यापक के बीच आपसी मेल ताल होना चाहिए ताकि बच्चे निसंकोच होकर प्रश्न टीचर से पूछे और वो अपने संज्ञान को बढ़ा सके। अगला क्वेश्चन है शिक्षण के स्तर को ऊंचा करने के लिए स्कूल में शिक्षण सहायक सामग्री का होना आवश्यक है। निसंदेह इससे देश के शिक्षा क्षेत्र में क्रांति पैदा हो सकती है। यह कथन किसने कहा था। एक कोटेशन से दिया हुआ है, तो एक कोठारी आयोग का दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। तो ये समर्थित होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उन गतिविधियों का प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर में है आपका, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, तो वो विद्यालय पर आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन में, जहाँ पर डिस्कस करने वाला रहेगा वो खुद करेंगे हम, क्योंकि इसका क्लास भी हम सीटेट का है जो 9 नंबर टॉपिक तक चल चुका है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 8 नंबर तो हो गया था, 9 नंबर में चलते हैं हम लोग। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। तो ये हो सकता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा वह होता है जब विद्यालय में किसी भी वर्ग समुदाय के व्यक्ति वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, उस समाज के बच्चे, उसको समान भाव से शिक्षा दी जाती है, उसी को कहते हैं समावेशी शिक्षा। कभी भी उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में भी मदद करता है। यह विचार डैश के द्वारा दिया गया था, तो एक थॉर्नडाइक का दिया गया था विचार। थॉर्नडाइक का कहना था बच्चे जब तक अभ्यास करते रहते हैं तो वो सीखते रहते हैं और उसकी गलतियां भी कम होती हैं, लेकिन अगर वो अभ्यास करना छोड़ देते हैं तो वह सीखना जो सीख चुके हैं वह धीरे धीरे भूलना शुरू हो जाता है और फिर अशुद्धियाँ भी होने लगती है। इसीलिए याद करना, पढ़ना फिर भूल जाना, फिर पढ़ना फिर भूल जाना, ये सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक के द्वारा। इनका कहना था कि हमेशा बच्चों को अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि उसे अच्छी तरह से कोई चीज़ आ जाए, उसे में त्रुटियाँ ना हो। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का है। 11 नंबर में कह रहा है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है। तो जॉन डेवी के अनुसार बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को उलझाने में सक्षम होना चाहिए।
सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विभेद हैं। व्यक्तित्व विभेद के बारे में है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाभकारी हैं, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज़ आपको परेशान करने के लिए आप प्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? तो आप उनसे बातचीत करेंगे कि ऐसा प्रश्न है जो नहीं पूछा जाए, क्योंकि यह जो है आपके विषय वस्तु से हटकर है, प्रासंगिक नहीं है, उससे बातचीत करना होगा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे कौन सी अवस्था का संपूर्ण अमूर्त एवं तार्किक चिंतन है? अमूर्त और तार्किक चिंतन के बारे में जीन पियाजे का हम वीडियो डाल चुके हैं, आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो यह अमूर्त तार्किक चिंतन है तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। इसमें जो होता है 11 वर्ष से ऊपर बालक की आयु को कहा जाता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है? अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व के बारे में कह रहा है तो देख लीजिए, कुशल अध्यापक होना चाहिए। अनुशासन के लिए अच्छा अनुशासन विद्यालय में तभी होगा जब कुशल मुख्य अध्यापक हो, स्कूल का स्वास्थ्य वातावरण हो, ये भी सही है, आदर्श अध्यापक हो, पुरस्कार और दंड की व्यवस्था हो, ये सभी आपका है, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर में, एनसीपी 2005 की संतुतियों के आधार पर अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। तो मूल्यांकन तरीका प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर के बाद 17 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं हम आपको, बने रहेंगे हमारे साथ। 17 नंबर में कहा जा रहा है आपसे, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही है। तो 17 का आपका देख लीजिए, इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है, तो ये आपका नहीं होगा। ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते, ये सही है। और वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं, तो ये भी सही है। तो आपका आंसर 2 और 3 हो जाएगा। 2 और 3 देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा। इसमें 2 और 3 2 बार दिया गया है, इसको एगो काट देंगे आप लोग। 2 और 3 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों में बच्चे संवेदनात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? तो संवेदनात्मक विकास अच्छे से होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए एवं उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए क्या करना चाहिए? तो अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए महापुरुषों की जीवनी बच्चे को पढ़ाई जानी चाहिए, जिसके चलते उसके अच्छा चरित्र का निर्माण हो सके। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? तो 20 का सी हो जाएगा, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। अगला है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले से विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, तो शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मान लेना चाहिए, यानी मानना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना है? ऑप्शन नंबर सी, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार का ध्यान रखना चाहिए? तो ये रखना चाहिए विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। विद्यालय में विद्यार्थियों रेगुलर तरीके से आए, समय पर आए, यह सहभागिता होनी चाहिए, तभी शिक्षण प्रक्रिया भली भांति से अच्छी प्रकार से समझी जाएगी। तो ये टीचर का काम होता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व भिन्नता के मिलान के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। तो एक अध्यापक की भूमिका व्यक्ति की दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, ये सही है। और व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता अनुसार जानने की कोशिश करना, ये भी सही है आपका। तो दोनों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं आपको, बने रहेंगे हमारे साथ। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 25 नंबर में कहा जा रहा है आपसे कि आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं, तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर, छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा। जब अच्छे विद्यार्थी क्लास में मौजूद रहें,
और उसकी संख्या भी अधिक रही, सक्रिय रहे, तब आपको प्रेरित करने में भी आनंद महसूस होगा। आप अच्छे से प्रेरित कर सकते हैं, उसे मोटिवेशन कर सकते हैं। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? अभियोक्ता का विकास करना। अगला क्वेश्चन है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। किसका प्रदर्शन कर रहे होते हैं? समूह की अनुरूपता का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपसे, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ के डैश के कुछ उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गुणविधि। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होना चाहिए जहां शिक्षक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रवृत्तियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देखकर सिखा रहा है। वह शिक्षण डैश की विधि का प्रयोग कर रहा है। कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है? तो प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है। किसी चीज़ को देखकर, दिखाकर, प्रदर्शन करके बच्चों को शिक्षा देना तो प्रतिरूपण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर से आपका, इसमें मिसलेनियस रहेगा, जिसमें से 20 नंबर का मैथ, रीजनिंग और गणित। चलिए देखिए, बंगाल में पागलपंथी आंदोलन के सह संस्थापक नेता कौन थे? पागलपंथी एक आंदोलन चला था बंगाल में, उसका कह दिया है कि संस्थापक कौन था। तो 31 का भी करमशाह था। इनके बारे में कहा जाता है कि पागलपन विद्रोह एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय से संबंधित था, जिसे उत्तरी बंगाल में करमशाह ने चलाया था। करमशाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू, करमशाह का जो उत्तराधिकारी था टीपू था, वह धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों द्वारा जो अत्याचार हुआ जा रहा था उसके विरुद्ध है जो आंदोलन चलाया। यह जो आंदोलन हुआ था 1555 से 56 ईस्वी में, इसी के समय एक और आंदोलन हुआ था जो संबंधित है आपका 1855 से 56 में संथाल विद्रोह, आदिवासी विद्रोह था, जिसे ब्रिटिश शासन तिरस्कार कर दिया। और इस संथाली विद्रोह में आदिवासी का प्रमुख नेता जो था वो सिद्धू और कन्हू था। तो 1855 वाला भी याद रखिएगा, 1855 से लेकर 1856 तक, है ना। तो ये जो था संथाल विद्रोह था, सिद्धू और कन्हू एक दो नेता था। खासी विद्रोह भी पूछ लिया जाता है, कीरत सिंह था इसका संस्थापक। तो बहुत सारे विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन पूछे रहे हैं। 1857 में जगदीशपुर में जो विद्रोह हुआ था उसका अगुवाई करने वाले हमारे बिहार के लाल वीर कुंवर सिंह थे। तो ये सभी आपको याद रखना है। 32 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, भारत की राष्ट्रीय स्थलीय सीमा कितने देशों से स्पर्श कर रहे हैं? तो स्थलीय सीमा जो स्पर्श करता है ऑप्शन हो गया 7 देशों से स्पर्श करता है। वो कौन कौन सा देश है? जैसे बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये सभी से सीमा साझा करता है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, स्थलीय सीमा। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में है जो 40,996 यानी 4096 मोटा मोटी मान लीजिए 4096 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन है। वही चीन है जो 3488 किलोमीटर की सीमा लगाता है भारत के साथ। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। वही नेपाल 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। म्यांमार 1643 और भूटान 699, जबकि अफगानिस्तान सबसे कम करता है, मात्र 106 किलोमीटर की सीमा लगता है, वह लद्दाख से लगता है, पोक वाले लद्दाख से। 33 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन ई होता है। इसी संबंधित विटामिन ए पूछ देता है, का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ई का है टेकोफोरोल पूछ देता है। विटामिन सी अस्कार्बिक एसिड। विटामिन B1 को कहा जाता है थायमिन, है ना। और विटामिन डी को कहा जाता है, यह सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चलते हैं, मैथ से संबंधित है। अरुण कक्षा में 27वें स्थान पर है, विजय अरुण से 7 स्थान आगे है। तो विजय का स्थान अंतिम से 36वां है।
तो कक्षा में कितने छात्र हैं, तो ये रीजनिंग से संबंधित है। आप रीजनिंग बनाते हैं 55 नंबर इसका आंसर होगा। इसमें सिंपलीफाई कर लीजिएगा, ये सब चिन्ह बदल करके देखिएगा 12 आता है किसमें, तो उसका सही आंसर हो जाएगा डी, सी हो जाएगा। गुना और भाग को बदल करके देंगे। 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं आपको। 36 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखिए 36 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ये भी है, हमारे साथ जुड़े रहेंगे थोड़ा। कह रहा है विकल्प का चयन करिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो इसमें कौन सा आएगा उसके बारे में चर्चा करना है। देखिए इसमें है जो आपका आंसर इसमें बनाएंगे 36 का ए हो जाएगा आंसर, 12 आएगा निकल कर। फिर उसी प्रकार से इसमें 37 का सी हो जाएगा, आप लोग खुद बनाएंगे इसको। 38 नंबर में करियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन के उत्पन्न समद रेखाओं के समानांतर पवने हैं, तो ये 33 का हो जाएगा। 38 का ए हो जाएगा। भू विक्षेपी पवन होता है, भू विक्षेपी पवन करियोलिस बल में। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर में, जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभाजन यानी एंजिंग दर्शाने की क्रिया को कहते हैं, तो 39 का आंसर देख लीजिए आपका, ये हो जाएगा सुपोषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है वुड डिस्पैच किससे संबंधित है, तो इस शिक्षा से संबंधित था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वुड डिस्पैच के बारे में कहा जाता है कब आया था ये, तो 1854 ईस्वी में आया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाने वाला जो है 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड डिस्पैच के आधार पर बनाकर लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय बनाया, एक था कोलकाता, मद्रास और मुंबई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, बड़ी नदी है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी की बात करें तो इसमें हो जाएगा आपका नर्मदा। ताप्ती भी है जो पश्चिम की ओर बहती है, मांडवी नदी भी है जो पश्चिम की ओर बहती है। ये रीजनिंग से संबंधित है 42 नंबर का, 42 नंबर आप लोग बनाएंगे, बी इसका आंसर आ जाएगा शॉर्ट स्क्रीन लेकर के। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 43 नंबर देख लीजिए। चलिए देखिए 43 नंबर में सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट डैश में स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो ये दक्षिण में स्थित है, ऑप्शन नंबर सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट, तो ये जो है पश्चिम में है स्थित, माफ कीजिएगा पश्चिम में। फिर मैथ से संबंधित है 44 नंबर का, इसको बनाएंगे आपका बी, ये आ जाएगा 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का, 45 नंबर का आपका है जो डी आ जाएगा आंसर। 46 नंबर का देख लीजिए, 46 का ए आ जाएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, इसका भी ए आ जाएगा, 200 मीटर लंबा, इसको बनाने की कोशिश करेंगे आप। 48 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका सी हो जाएगा आंसर। और 49 दुनिया का एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है, यानी भूमि सीमा नहीं है, तो 49 का हो जाएगा सी सारगैसो सागर। एक ऐसा सागर है जिसकी स्थलीय सीमा नहीं लगता है, चारों तरफ समुद्र है, पानी ही पानी है, सारगैसो सागर। सारगैसो सागर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। सारगैसो सागर की बात करें तो इसके चारों ओर महासागरीय जलधारा प्रवाहित होती है। यह एक गल्फ स्ट्रीम महासागरीय जलधारा है। फिर अगर कनारी धारा की बात करें तो ये भी महासागरीय जलधारा है, उत्तरी विषुवतीय रेखा जलधारा के बीच स्थित है, इसे शांत जलधारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर का अंतिम क्वेश्चन है, इस राज्य में बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से योजना लागू की गई है। एक ऐसा राज्य भारत में है जहां पर महिलाओं को बस में फ्री यात्रा सुविधा दी गई है, वहां एक भी पैसा उनको नहीं लगता है, तो यह है आपका तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह जो है 2023 में तेलंगाना सरकार गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत भी किया है, जिसका उद्देश्य है SC, ST एवं BC समुदाय के महिलाओं के लिए वित्तीय भी सहायता करना, तो ये सभी जो है तेलंगाना में है।
तो इसी के चलते आपका 50 नंबर का क्वेश्चन पूरा हो गया है। आपको कैसा लगा वीडियो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और नए हमारे चैनल पे तो कृपया लाइक करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आपके पास प्रोवाइड हो जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो 30 नंबर के सेट में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।